हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 की और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है। इसमें कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विपमेंट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान पीएम ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने की जरूरत बताई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का मामला भी उठा। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालातों में सुधार नहीं होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। सूत्रों के माने तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। आज यानी रविवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रहा है। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ, बेड्स की भी किल्लत है, जिसके चलते फिलहाल सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इससे पहले 19 अप्रैल की रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हुआ था। 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक मौजूदा लॉकडाउन की अवधि है। आज दिल्ली सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। दिल्ली में बीते शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौतें हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब में बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 5,724 नए मामले सामने आए। 92 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 3,32,110 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 8,356 मरीजों की मौत हो चुकी। फिलहाल यहां 46,565 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए। 60 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 4,13,334 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 3,703 मरीजों की मौत हो चुकी। फिलहाल यहां 69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,918 नए मामले सामने आए। 104 लोगों की मौत हुई और अब तक यहां 4,85,703 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 5,041 मरीजों की मौत हो चुकी। फिलहाल यह 89,363 मरीजों का इलाज चल रहा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,281 नए मामले सामने आए। इस दौरान 59 लोगों की मौत भी हुई है। यहां एक्टिव केसेस की संख्या 81,375 है। गुजरात में भी 24 घंटे में 14,097 नए मामले सामने और 152 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने। बीते 24 घंटे में यहां 674 लोगों की मौत हुई। यानी हर घंटे 28 संक्रमितों ने कोरोना से हारकर दम तोड़ दिया। फिलहाल 6,94,480 मरीजों का इलाज चल रहा है। सिरसा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को सिरसा में महिला सहित 5 लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवानी पड़ी। जिले में संक्रमण के 348 नए मामले सामने आए। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 5 मृतकों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। इन सभी में अलग अलग बीमारियां पहले से ही थी। साथ ही ये सभी लोग कोरोना संक्रमित भी थे। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को न मानने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि कोरोना से जनता की जान की सुरक्षा करने के लिए शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि अनावश्यक रूप से कोई घर से बाहर ना निकले, भीड़ ना करे। उन्होंने कहा कि लोगों को मुंह पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानदारों को शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने के सख्त आदेश हैं। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 28 अप्रैल से पंजीकरण खोल दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी और वहीं उन्होंने इंडस्ट्री के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो खुद अपनी लेबर को वैक्सीन लगवाएं। ऑक्सीजन की व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि हमारी आगामी डिमांड 200 मीट्रिक टन होगी और केंद्र को कहा गया है कि 40 मीट्रिक टन और दे। सीएम ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी डीसी को अधिकार दिए गए हैं कि जहां आवश्यकता है वहां धारा 144 लगाएं। गृहमंत्री अनिल विज ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। गौरतलब है कि अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद भी अनिल विज कोरोना के चपेट में आ गए थे। लेकिन अब डॉक्टरों के सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी ध्यान ना दें और वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। देश और प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच हरियाणा सरकार ने शादी और कार्यक्रमों के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में शाम के वक्त होने वाली शादी या फिर दूसरे कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास महज 4 घंटे का समय होगा। हरियाणा सरकार ने 6 बजे के बाद मेडिकल और राशन की दुकानें छोड़ सभी दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा कि अगर 6 बजे के बाद किसी को भी कोई कार्यक्रम करना है तो उसके लिए एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। लेकिन ये कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले निपटाने होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक का लाइव प्रसारण करने पर विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की 4 कैटेगरी में 9 पंचायतें सम्मानित हुई हैं, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर, विमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल पंचायत को सम्मानित किया गया है। और वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लगातार बढ़ती दवाइयों की कालाबाजारी पर नजर रखी जा रही है। जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम में लॉकडाउन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरे एनसीआर में लगाना पड़ेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एसडीएम सिरसा को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रमों में 50 लोग और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। जगबीर मलिक ने प्रदेश और केंद्र की सरकार पर कोरोना संक्रमण को रोकने की बजाय गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि आज प्रदेश के लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय पर मरीजों को ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था नहीं मिल रही, स्थिति गंभीर होती जा रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोरोना को रोकने के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उधर सरकारी अस्पतालों को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं कि वो मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। नूरवाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चे की चोट लगने पर पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना देखे ही बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बताया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और जिसके बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानीपत में ऑक्सीजन की किल्लत कम होने लगी है और हालातों पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदार से बात की और उन्होंने माना कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड पहले से 2 गुना बढ़ गई है। वहीं ऑर्डर करने के 2 दिन बाद माल मिल रहा है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभी रेट तो नहीं बढ़े, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर लोगों के चालान काटे। वहीं लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस ने भी सरकारी एडवाइजरी को लेकर गंभीरता दिखाई। झज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज ने बस स्टैंड का जायजा लेते हुए रोडवेज के प्रधान रामवीर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार बसों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सवारियों, बस कंडक्टर और ड्राइवरों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से बसों में केवल 26 लोगों को बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। बावजूद इसके 40 सवारी बसों में बैठाई जा रही हैं, जिस पर रोडवेज के प्रधान ने बताया कि बस स्टैंड से केवल 26 सवारियों को बैठाकर भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जब सवारियों को नहीं बैठाया जाता तो वो बस कंडक्टर ड्राइवरों से झगड़ा करते हैं। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान तय से कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त तो खुद लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। लोगों का कहना था कि एक और तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन महामारी के दौरान क्यों ऑफिस आकर परमिशन लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर भी प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह की परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई है, उसी तरीके से ऑफिस में परमिशन देने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। यमुनानगर में मजदूरों का पलायन जारी है। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं और वहीं मजदूरों का कहना है कि उनके ठेकेदार ने उनसे जाने को बोल दिया है और उन्हें ये भी डर है कि प्रदेश में लॉकडाउन लग गया तो वो ही फंसकर वो रह जाएंगे। पलायन को लेकर प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहां से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मजदूर चुनावों के लिए जा रहे हैं तो बिहार जाने वाले मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो ने अपने अन्य राज्यों में जाने वाली कई बस रूटों का संचालन बंद कर दिया है। दिल्ली, पंजाब और अन्य रूटों पर जाने वाली बसों में 50% सवारियों के साथ संचालन शुरू कर दिया गया। साथ ही यात्रियों को भी सख्त हिदायत दी गई कि सफर के दौरान वो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोडवेज विभाग ने निजी बस संचालकों से बसों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के सख्त आदेश दिए। नियमों की अनदेखी करने पर रोडवेज विभाग ऐसे बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। देश में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय में 2 मसीहा सामने आए जो ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया और लोगों की सहायता करने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। राकेश देवगन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। खुद अजय छाबड़ा की सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन का प्लांट है और अजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए ने ये जिम्मा लिया कि वो सभी मरीजों को ऑक्सीजन देंगे और ये जिम्मा राकेश देवगन को दे दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सिरसा जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शनिवार को शहर की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा की ओर से आईएमए भवन में फ्री फ्लू ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया। गई इस कैंप में सिरसा नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण और शहर के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। डॉक्टर अर्चना अग्रवाल ने बताया कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फ्री ओपीडी शुरू करने का फैसला किया गया है। इस दौरान लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है।
सिरसा के सांगवान चौक के पास एक निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच किए जाने की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिप्टी सिविल सर्जन की अगुवाई में दबिश दी। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट्स बंटवाकर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल करवाने के दावे किए, जिसमें लिखा गया था कि सैंपल की रिपोर्ट विदेश जाने में सहायक है। विभागीय जांच में सामने आया कि कोरोना सैंपल के लिए लैब संचालक ने स्वास्थ्य विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी, जिसको लेकर डिप्टी सिविल सर्जन ने लैब संचालक और सहायक के खिलाफ शहर थाना में शिकायत दर्ज की है। सोनीपत के सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। अस्पताल में 4th क्लास कर्मचारी से मरीजों के टाके लगाने के मामले में पीएमओ ने लापरवाही करने वाले 2 डॉक्टर्स पर नियम के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की। अस्पताल में मरीज को टांके लगाने वाले 4th क्लास कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया। पीएमओ ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद 3 डॉक्टर्स की कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर राहुल चौहान और गौरव जागलान की लापरवाही सामने आई। गोहाना की अनाज मंडी में शनिवार को इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फसल के उठान और किसान आड़तियों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इनेलो नेताओं ने अपनी फसल लेकर आए किसानों और आड़तियों से मुलाकात कर कहा कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। किसानों की फसल भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द समस्या को दूर नहीं करने का कार्य किया तो इनेलो नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। डबवाली अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर आई दिक्कतों और अन्य समस्याओं को लेकर इनेलो की महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान सुनैना चौटाला ने सरकार और प्रशासन पर तंज कसा और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की या गेहूं उठान में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं किया तो इनेलो प्रमुखता से इसका विरोध जताएगी। गोहाना के साथ साथ करनाल अनाज मंडी में भी किसानों की समस्या को लेकर इनेलो ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इनेलो ने आरोप लगाया कि किसानों को न समय पर बारदाना मिला, न ही गेहूं का उठान समय पर हो रहा। सरकार के मंडी में किए गए दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए। सरकार की इस योजना से लोगों में भारी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले जहां उनके पास रहने को घर था लेकिन कागजात नहीं थे, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सरकार ने उन्हें मालिकाना हक की डीड उपलब्ध करवाई है, जिसमें न सिर्फ कारोबार कर सकेंगे बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी ये कागजात काम आएंगे। स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्य में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में पहले नंबर पर है। जिले की कुल 346 ग्राम पंचायतों में से 186 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। इन गांवों के नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्रियां बनाने का काम इस प्रक्रिया के तहत लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद उपायुक्त ने कहा कि महेंद्रगढ़ में ड्रोन फ्लाइंग का काम सभी गांवों में हो चुका है। अब तक 186 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। नक्शा बनने के बाद ग्रामीणों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थी। बाद में पंचायत सभा में पास करके मालिकाना हक सौंपा जाता है। महम ब्लॉक में स्वामित्व स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने लाल डोरे के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। महम पंचायत सचिव कैलाश चंद्र ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री वितरित की। सचिव कैलाश चंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई स्कीम के तहत 12 रजिस्ट्रियां बांटी गई हैं। रतिया के मॉडल टाउन में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते सरकार जन सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लाख दावे कर रही है, लेकिन बावजूद इसके मॉडल टाउन के वासी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ, बार बार गुहार लगाने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जाखल पुलिस ने एक निजी होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने युवक युवती समेत होटल के मालिक को गिरफ्तार किया और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी चुराकर रफो चक्कर हो गए। चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर डाकघर में घुसे तो तिजोरी का ताला खोलकर उसमें से 2 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि चोरी के वक्त न तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। फिलहाल डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है और पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और रोहतक के पालिका बाजार स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इन घटना को अंजाम देने का क्या कारण था। करनाल में कर्नले के नजदीक पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 15,35,974 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने गुत्थी को सुलझाया। पुलिस ने लूट कांड में शामिल 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुलासा किया कि उन्होंने झंझाड़ी गांव के सरकारी स्कूल के पास कार खड़ी करके बाइक पर वारदात करने गए थे। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, भागने के लिए इस्तेमाल की गई कार और 3,50,000 रुपए बरामद किए। पुलिस की CI-1 टीम ने आरोपी सुरेश को 7 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने 2 अन्य साथी विकास उर्फ कासू और अंकुर के साथ मिलकर लूटकांड को अंजाम दिया था। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल के सामने बनारसी दास ट्रस्ट की खाली पड़ी जमीन को झाड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री में चौकीदार ने खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हवा तेज होने के कारण आग फैल गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की आग लगने की सूचना दी गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा सीट से विधायक कलावती भूरिया कोरोना से जंग हार गई हैं। इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।